एक एहसास है जो आजकल बहुत जाना पहचाना सा लगता है। बाहर से तो सब ठीक है, मुस्कुराते चेहरे हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन अंदर एक मशीन है जिसके पुर्जे जैसे घिस चुके हैं और एक बहुत ही धीमी सी आवाज आती है, दिमाग बहुत थक गया है। ये वो थकान है जो मतलब नींद से भी नहीं जाती है। आज हम इसी एहसास की परतों को खोलने वाले हैं। और इस सफर में हमारे गाइड होंगे स्वामी विवेकानंद। अब ये थोड़ा हैरान कर सकता है क्योंकि हम उन्हें एक आध्यात्मिक गुरु या एक जोशीले वक्ता के रूप में जानते हैं, लेकिन उनके विचारों में आज की सबसे बड़ी जो मानसिक चुनौती है, जिसे हम बर्नआउट या मेंटल फटीग कहते हैं, उसका बहुत गहरा विश्लेषण और समाधान छिपा है। अच्छा। हाँ, तो आज की हमारी इस चर्चा का मिशन सिर्फ ये समझना नहीं है कि हम क्यों थके हैं, बल्कि ये जानना है कि विवेकानंद के अनुसार मानसिक आराम वो कमजोरी नहीं बल्कि सच्ची शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक कैसे है। तो चलिए इसी विचार को केंद्र में रखकर आगे बढ़ते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी आज की जीवन शैली इस थकान को कैसे जन्म दे रही है, शक्ति की असली परिभाषा क्या है, और सबसे जरूरी, विवेकानंद का वो सदियों पुराना ज्ञान हमें इस थके हुए मन को फिर से ऊर्जावान बनाने का क्या रास्ता दिखाता है। चलिए शुरुआत उस एक पल से करते हैं जिसे शायद हम सब हर रोज जीते हैं। सुबह आंख खुलती है और हाथ सबसे पहले फोन की तरफ जाता है, और उसके बाद नोटिफिकेशंस की एक बाढ़। हाँ, ईमेल, मैसेज, सोशल मीडिया, और साथ ही दिन भर के कामों की एक कभी ना खत्म होने वाली लिस्ट। वो सुबह की पहली पिंग की आवाज ऐसा लगता है अलार्म से भी ज्यादा तनाव देती है। बिल्कुल, जैसे रेस शुरू होने का बिगुल बज गया हो और हम बिस्तर से ही दौड़ने लगते हैं। सही बात है। और देखिए, विवेकानंद के दर्शन में ये बाहरी शोर समस्या नहीं है। समस्या है इस शोर पर हमारी प्रतिक्रिया। जब मन थक जाता है और कहता है अब नहीं हो रहा, तो हमारा समाज हमें क्या सिखाता है कि ये एक असफलता है, एक कमी है, हाँ, कि हम काफी मजबूत नहीं हैं। हम खुद को ही कोसने लगते हैं। बिल्कुल। लेकिन विवेकानंद इस पूरे नजरिए को ही पलट देते हैं। वो कहते हैं कि ये एहसास कोई असफलता नहीं बल्कि शरीर और मन का एक बहुत जरूरी संकेत है। एक संकेत। हाँ, एक इंटेलिजेंट सिस्टम का फीडबैक जो कह रहा है एनर्जी खत्म हो रही है, रिचार्ज की जरूरत है। तो ये कोई कमी नहीं, ये तो शरीर की बुद्धिमानी है। ये तो सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है। मतलब इससे एक नाकामी की तरह देखने के बजाय एक संदेश की तरह देखना। बिल्कुल। लेकिन ये कहना आसान है। हाँ। आज की दुनिया में जहां हर कोई आगे भाग रहा है, रुकने का मतलब पीछे रह जाना नहीं है क्या? बहुत जरूरी सवाल है, और इसका जवाब विवेकानंद की शक्ति की परिभाषा में छिपा है। उनके लिए शक्ति का मतलब दूसरों पर जीत पाना या कभी ना थकना, ये सब नहीं था। तो क्या था? उनके लिए शक्ति थी तेजस्विता। तेजस्विता। हाँ, यानी मन की आंतरिक ऊर्जा या उसका तेज। आज हम जिसे बर्नआउट कहते हैं, विवेकानंद उसे मन की इसी तेजस्विता का खत्म होना कहते। तो जब वो आराम की बात करते हैं तो वो काम से भागने की बात नहीं कर रहे, वो उस आंतरिक ऊर्जा को फिर से जगाने की बात कर रहे हैं जिसके बिना कोई भी मुकाबला जीतना नामुमकिन है। मतलब ये कि बिना आराम के हम जो काम कर रहे हैं वो असल में हमें और कमजोर बना रहा है, भले ही हम बाहर से कितने भी व्यस्त क्यों ना दिख रहे हों। बिल्कुल। और इसी थके हुए मन को छिपाने के लिए हम सब एक कवच का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ 3 शब्द, मैं ठीक हूं। स्रोत में इस पर बहुत जोर दिया गया है कि ये वाक्य आज के दौर का सबसे बड़ा झूठ बन गया है। हाँ, ये एक सामाजिक मुखौटा बन गया है, एक डिफॉल्ट जवाब। हम दूसरों को और सच कहूं तो खुद को भी ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि सब नियंत्रण में है, लेकिन इस मुखौटे के पीछे जो हो रहा है उसके ठोस परिणाम हैं। जैसा कि स्रोत में बताया गया है, जब दिमाग की ये तेजस्विता या ऊर्जा कम होती है तो सबसे पहले हमारी सहनशीलता पर असर पड़ता है। छोटी छोटी बातें पहाड़ जैसी लगने लगती हैं। हाँ, जैसे ट्रैफिक में कोई हॉर्न बजा दे तो बेवजह गुस्सा आ जाता है। सही कहा। और ये गुस्सा अक्सर उन लोगों पर निकलता है जो हमारे सबसे करीब होते हैं, है ना? बिल्कुल। ऐसा क्यों होता है कि थकान हमें ज्यादा चिड़चिड़ा बना देती है? क्योंकि मानसिक ऊर्जा का जो रिजर्व है वो खाली हो चुका होता है। सोचिए, हमारे दिमाग के पास एक फिल्टर होता है जो जरूरी और गैर जरूरी बातों को अलग करता है। जब हम ऊर्जा से भरे होते हैं तो ये फिल्टर छोटी मोटी परेशानियों को रोक लेता है, लेकिन जब हम थके होते हैं तो ये फिल्टर वो काम करना बंद कर देता है। अच्छा। तो हर छोटी बात, हर छोटी आवाज, हर छोटी आलोचना सीधे हमारे मन पर हमला करती है।
हमारे पास उसे रोकने की मानसिक शक्ति ही नहीं बचती। और इसका असर आत्मविश्वास पर भी पड़ता है। स्रोत बताता है कि थका हुआ दिमाग धीरे धीरे खुद की काबिलियत पर ही शक करने लगता है। निर्णय लेना एक बहुत बड़ा काम लगने लगता है। हाँ, चाहे वो ऑफिस का कोई बड़ा फैसला हो या फिर रात के खाने में क्या बनाना ये तय करना हो। बिल्कुल, इसे डिसीजन फटीग कहते हैं। एक थका हुआ मन हमेशा सबसे सुरक्षित रास्ता चुनता है, जो अक्सर बस जैसा चल रहा है वैसा चलने दो वाला होता है। यह नए विचारों को, नए अवसरों को देखने की क्षमता खो देता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इंसान इस सब के लिए खुद को दोषी मानने लगता है। यही तो चक्र है। उसे लगता है कि शायद उसी में कोई कमी है, और ये एक दुष्चक्र बन जाता है। थकान से नकारात्मक सोच, और नकारात्मक सोच से और ज्यादा थकान। विवेकानंद इसी चक्र को तोड़ने की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि इस थकान को पहचानना और स्वीकार करना पहला कदम है, न कि उसे मैं ठीक हूँ कि मुखौटे के पीछे छिपाना। मुझे आज की हसल कल्चर का ख्याल आता है, जो हमें सिखाती है जो रुका वो हार गया। मतलब लगातार प्रोडक्टिव रहो, कुछ न कुछ करते रहो, आराम करना तो जैसे समय की बर्बादी हो। विवेकानंद के विचार तो इसके बिल्कुल विपरीत लगते हैं। वो इसके बिल्कुल विपरीत थे, क्योंकि वो परिणाम को प्रक्रिया से बेहतर समझते थे। वो जानते थे कि महान परिणाम लगातार घिसने से नहीं, बल्कि सही समय पर सही ऊर्जा लगाने से मिलते हैं। स्रोत में धनुष का जो उदाहरण है, वो उनकी सोच को बहुत खूबसूरती से समझाता है। हाँ, वो धनुष वाला उदाहरण कि धनुष से तीर तभी पूरी ताकत से निकलता है जब उसे खींचने से पहले उसकी डोरी को ढीला छोड़ा जाता है। तो आप ये कह रहे हैं कि मन को एक मांसपेशी की तरह नहीं, बल्कि एक धनुष की तरह देखना चाहिए, जिसे ताकतवर बनाने के लिए खींचना भी पड़ता है और ढीला भी छोड़ना पड़ता है। आपने बिल्कुल सही समझा। यही विवेकानंद का सार है। अगर डोरी हमेशा तनी हुई रहेगी तो या तो वो अपनी शक्ति खो देगी या टूट जाएगी। विवेकानंद यही कह रहे थे कि मन भी उस धनुष की डोरी जैसा है। उसे शक्ति देने के लिए, उसे एकाग्र करने के लिए, उसे कभी-कभी शांत होने देना, ढीला छोड़ना पड़ता है। आराम लेना कायरता नहीं, बल्कि अगली चुनौती के लिए तैयार होने की बुद्धिमानी है। टूटा हुआ मन किसी को मजबूत नहीं बना सकता। ये बात बहुत गहरी है। बिल्कुल। लेकिन हम इस स्थिति तक पहुंचते ही क्यों हैं? स्रोत में इसके कुछ कारण भी बताए गए हैं, जैसे हर चीज पर नियंत्रण रखने की इच्छा। हमें लगता है कि अगर हम हर चीज को कंट्रोल कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये कोशिश ही हमें अंदर से खोखला कर देती है। हाँ, क्योंकि ये ब्रह्मांड के मूल सिद्धांत के खिलाफ है। जीवन अनिश्चित है। इस अनिश्चितता से लड़ने की कोशिश में हम अपनी सारी ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं। दूसरा बड़ा कारण है हर किसी को खुश करने की कोशिश। ओह हाँ, ये तो बहुत आम है। विवेकानंद के अनुसार ये एक ऐसा बोझ है जिसे कोई नहीं उठा सकता, और इसे उठाने की कोशिश करना मूर्खता है। और तीसरा, खुद से अवास्तविक उम्मीदें रखना। हम अपनी तुलना दूसरों के सबसे अच्छे पलों से करते हैं, जो हमें सोशल मीडिया पर दिखते हैं, और फिर खुद को कम आंकते हैं। और शायद इन सब में सबसे बड़ा कारण है आराम को एक गुनाह समझना। हमें लगता है कि अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो हम बेकार हैं, हम पीछे रह रहे हैं। बिल्कुल, और यहीं से समाधान का रास्ता भी निकलता है। अगर हम इस चक्र में फंस चुके हैं तो विवेकानंद के अनुसार पहला कदम क्या होना चाहिए? उनके विचार कोई जादुई समाधान या मोटिवेशनल नारे नहीं है, बहुत ही सरल और व्यवहारिक अभ्यास हैं। जैसे स्रोत में पहली बात कही गई है, खुद से बात करना सीखिए। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन हम शायद ही कभी ऐसा करते हैं। हम दुनिया में सबसे सलाह लेते हैं, लेकिन अपने अंदर की आवाज को कभी नहीं सुनते। हाँ, क्योंकि हम अकेले होने से, खामोशी से डरते हैं। आज हम खामोशी को भरने के लिए तुरंत फोन उठा लेते हैं, कोई वीडियो चला लेते हैं या किसी को कॉल कर लेते हैं। लेकिन विवेकानंद कहते थे कि मन को शांत होने के लिए खामोशी की जरूरत होती है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। आज की न्यूरोसाइंस इसी बात की पुष्टि करती है। हमारा दिमाग डिफॉल्ट मोड नेटवर्क में तभी जाता है जब हम कुछ नहीं कर रहे होते, जब हम बस शांत बैठे होते हैं। और यही वो समय है जब हमारा दिमाग दिन भर की सूचनाओं को प्रोसेस करता है, कनेक्शंस बनाता है, और असल में रचनात्मक विचार और समस्याओं के समाधान जन्म लेते हैं। मतलब कुछ ना करना भी असल में एक बहुत जरूरी काम है जो हमारा दिमाग कर रहा होता है। बिल्कुल। वो विवेकानंद का आराम सिर्फ निष्क्रियता नहीं, बल्कि दिमाग की एक बहुत ही सक्रिय और जरूरी प्रक्रिया थी। वाह। और दूसरी सलाह है हर समय मजबूत बने रहने की जरूरत को छोड़ देना। यह स्वीकार करना कि हाँ, मैं थक गई हूँ या मुझे मदद की जरूरत है, असल में कमजोरी नहीं, बल्कि बहुत बड़ी हिम्मत की निशानी है। ये आत्मकरुणा का पहला नियम है, अपने प्रति दयालु होना।
जिस तरह हम किसी दोस्त को थकावा देखकर उसे आराम करने की सलाह देंगे, हाँ, उसी तरह हमें खुद को भी वही सलाह देने की जरूरत है। विवेकानंद हमें अपने मन को एक दुश्मन की तरह देखने से मना करते हैं, जिसे हर समय काबू में रखना है। वो कहते हैं, अपने मन को एक मित्र की तरह देखो। एक मित्र की तरह। हाँ, जिसकी देखभाल करनी है, जिसे समझना है। जब हम उसकी जरूरतों को नजरअंदाज करते हैं तो वो हमारा दुश्मन बन जाता है, लेकिन जब हम उसे सुनते हैं, उसे आराम देते हैं, तो वही मन हमारा सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। और अंत में एक बहुत ही बुनियादी सच जिसे हम भूल गए हैं, थक जाना इंसान होने की निशानी है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई कमी नहीं है, ये बस वैसा ही एक संकेत है जैसे शरीर में दर्द होना या प्यास लगना। बिल्कुल, ये बताता है कि हमें रुकने की जरूरत है। विवेकानंद का एक और कथन है, शांत मन सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन ये शांति हमें बाहर की दुनिया में और ज्यादा काम करने में या और ज्यादा सफलता पाने में नहीं मिलेगी। तो कहाँ मिलेगी? ये शांति तब मिलती है जब आप खुद को वो करने की इजाजत देते हैं जो दुनिया आपको करने से रोक रही है, यानी रुकने की। जब आप खुद को बताते हैं कि आपकी कीमत आपकी प्रोडक्टिविटी से नहीं बल्कि आपके होने से है। यही विवेकानंद के दर्शन का मूल है। तो आज के इस पूरी बातचीत को अगर समेटना हो तो सार यही है कि अगर किसी का दिमाग थक गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान कमजोर है या टूट गया है। सही। इसका सीधा सा मतलब है कि वो बस थक गया है। हाँ, और थकान का इलाज खुद को और ज्यादा धकेलना नहीं है, बल्कि आराम देना है। ठीक वैसे ही जैसे एक थके हुए शरीर को दिया जाता है। आत्म करुणा सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं है, ये एक रणनीति है। एक शांत, रिचार्ज किया हुआ मन मुश्किलों का सामना बेहतर तरीके से कर सकता है, बेहतर निर्णय ले सकता है और ज्यादा रचनात्मक हो सकता है। तो आराम करना स्वार्थ नहीं है। नहीं, ये खुद के और अपने काम के प्रति एक जिम्मेदारी है। स्रोत के कुछ बहुत ही शक्तिशाली वाक्य हैं जिनके साथ हम इस चर्चा को समाप्त कर सकते हैं। ये एक अंतिम विचार की तरह है जो शायद आज हम सब खुद से कह सकते हैं। तो आज खुद से क्या कहना जरूरी है? शायद यही कि मैं रुक सकती हूँ, मैं आराम कर सकती हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं बस इंसान हूँ। और श्रोता के लिए एक अंतिम विचारोत्तेजक प्रश्न छोड़ते हैं जो इसी स्रोत पर आधारित है। अगर मन को आराम देना एक हथियार है, न कि कमजोरी, तो आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में इस हथियार का इस्तेमाल करने का वो पहला छोटा सा व्यक्तिगत कदम क्या हो सकता है जिसे हम आज ही अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते हैं?